Hello friends, welcome to my YouTube channel Level Up Learning. My name is सचिन जांगिड. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट केस स्टडी. केस स्टडी कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के अंदर. तो उससे पहले देख लेते हैं हम व्हाट इज़ केस स्टडी. तो केस स्टडी क्या होता है फ्रेंड्स? केस स्टडी इज़ अ मेथड एक्सपोजेस स्टूडेंट टू द रियलिटी ऑफ मैनेजमेंट. केस स्टडी एक मेथड है जो स्टूडेंट्सों को जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स जो रियलिटी होती है उनके साथ जोड़ के रखता है. तो आपको केस स्टडी का करना क्या है, आपका जो सिलेबस होगा, जैसे सेमेस्टर 1 में आपका जो सिलेबस होगा, सेमेस्टर 2 में जो आपका सिलेबस होगा बीए का, उसके रिलेटेड ही आपको केस स्टडीज़ पूछे जाएंगे. मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा F5 BCom सेमेस्टर 1 VNSU का सिलेबस. मैं आपको F5 BCom सेमेस्टर 1 VNSU का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ. तो आपका सिलेबस रहेगा प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड कंट्रोलिंग. आपको इनके रिलेटेड ही प्रॉब्लम दी जाएगी. कुछ केस दिया जाएगा तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग की प्रॉब्लम होगी या प्लानिंग की कमी होगी या सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का इश्यू होगा. तो आपको इससे जुड़े हुए ही केस दिया जाएगा. तो अब हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व द गिवन केस. जो हमें जो केस दिया जाए उसे कैसे हम सॉल्व करें इजीली. तो मैं उसके लिए आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा. तो स्टेप नंबर 1 है, फर्स्टली रीड द गिवन केस मैक्सिमम 3 टाइम. आपको 3 बार तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही है वो केस को जो आपको दिया जाएगा. स्टेप नंबर 2, देन राइट द मेन पॉइंट्स गिवन इन द केस. फिर आपको जो केस के मेन पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं. उसकी हेडिंग रहेगी, आपको हेडिंग देना होगा फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स ऑफ द केस का हेडिंग दे के उसके अंदर आपको पॉइंट्स लिखने हैं. स्टेप नंबर 3 रहेगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स लिखनी है जो केस में दी हुई है. देन राइट द प्रॉब्लम्स गिवन इन द केस, और हेडिंग आपको देना होगा प्रॉब्लम इन द केस. एंड द लास्ट पॉइंट रहेगा आपका प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम हुई है उसका आपको सॉल्यूशन देना है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके हेडिंग देनी है आपको सॉल्यूशन फॉर द केस. और लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस पूछे हो केस के अंदर, जैसे आपको केस के अंदर क्वेश्चंस पूछे हो तो उसके आंसर्स देने. मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप्स होंगे. 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देते हैं केस स्टडी के अंदर, तो उसके आपको आंसर्स देने हैं. तो ये आपका पूरा प्रेजेंटेशन रहना चाहिए कि आपको इस तरह से आंसर लिखना है. तो देखता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. एग्जांपल दिया हुआ है, पार्थ एंड यश पार्टनरशिप फर्म established with 15 employees in 1980. Firm was producing detergent soap. Total management was handled by Shri Parth. At present, employees increase up to 150 numbers and firm produces detergent powder, bath soap and other beauty cosmetics. Employees get higher salary, allowance and other financial facilities. Also adequate training facilities available. Shri Parth is directly connected with all the works and responsibilities. Each order to employees and getting reports is handled by only Shri Parth, even though increasing of workload and number of employees. Hence, sometimes delayed in decision taking due to overworkload. Sometimes Shri Parth thinks to appoint supervisor between him and employees so his workload could be decreased, but he is not doing so. Looking to the above situation, answer the following questions. Discuss which managerial questions are related in above case. Second one, which advice do you give to make change in organization structure of the firm and why? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा केस ऐसा है, पार्थ एंड यश पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी है जो एस्टेब्लिश हुई थी 1980 में, जिसके अंदर तब 15 एम्प्लॉयज़ थे खाली, और फर्म बनाती थी डिटर्जेंट सोप, और पूरा मैनेजमेंट श्री पार्थ हमारे हैंडल करते थे. अब एट प्रेजेंट 150 नंबर्स हो चुके हैं, 150 एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं टोटल. अब फर्म डिटर्जेंट पाउडर, बाथ सोप एंड अदर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस करने लग गई है. एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा अलाउंस मिलता है, अच्छी और अदर नॉन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे उन्हें घर की हाउस दे दिया जाता है. ऐसे उसको फैसिलिटीज़ मिलती है और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है. जो श्री पार्थ है वही डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो पूरा वर्क होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ भी ऑर्डर लेना होता है एम्प्लॉय से, तो सब हैंडल श्री पार्थ ही करते हैं हमारे.
भले ही वर्कलोड ज़्यादा हो या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो, लेकिन पूरी ज़िम्मेदारी और मतलब सब कुछ श्री पार्थ के पास है। इसके कारण कभी-कभी क्या है, डिसीज़न लेने में देरी हो जाती है ज़्यादा वर्कलोड के कारण। कभी-कभी पार्थ हमारे सोचते हैं, श्री पार्थ हमारे सोचते हैं कि हम एक सुपरवाइज़र अटेंड कर लें जो मेरे और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक मतलब मीडिएटर का काम करे। मतलब कुछ छोटे-मोटे डिसीज़न्स हो तो ये सुपरवाइज़र ले सके, ताकि इससे श्री पार्थ का ओवरलोड कम हो जाए। तो पहले हम देखेंगे इसके फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो मैं तो आधा-आधा में लिखूँगा। एक साइड पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आपको पूरे पेज पे कंटिन्यूअसली लिखना है। जैसे मैंने फैक्ट्स इन द केस लिखा हुआ है, हेडिंग डाली हुई है। अब इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है मेन पॉइंट्स, 5 मेन पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। पार्थ एंड यश पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश्ड विद 15 एम्प्लॉइज इन 1980। द फर्म प्रोड्यूसेस detergent soap and was totally managed by Sri Parth. At present, number of employees increased up to 150 numbers. Employees used to get higher salary as well as other non-financial activities, facilities. And fifth, all the works and responsibility are directly connected with Shri Parth. मतलब जो फैक्ट, मतलब जो एकदम मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको केस के अंदर, वो लिखने हैं। फिर आपको लिखने होंगे प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स इन द केस दिए हुए हैं वो। तो प्रॉब्लम है ऑल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन एंड हैंडल बाय श्रीपार्थ विच क्रिएट एन ओवरलोड ऑफ वर्क। सब मतलब हैंडल श्रीपार्थ करते हैं तो वर्क का ओवरलोड हो जाता है उनके ऊपर। ड्यू टू ओवरलोड ऑफ वर्क देयर इज समटाइम्स डिलेड इन डिसीजन टेकिंग प्रोसेस। मतलब वर्क मतलब बढ़ जाने के कारण वो कभी कभी डिसीजन भी लेट ले पाते हैं। अब आपको प्रोवाइड करना है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो श्री पार्थ need to appoint supervisor between him and employees so his workload reduce and also concentrate on important matters. This also help him taking quick decisions. अब श्री पार्थ को एक सुपरवाइजर अटेंड मतलब क्या बोलते हैं, अपॉइंट करना है। तो वो मतलब श्री पार्थ और एम्प्लॉयज़ के बीच में मीडिएटर का काम करे, जिससे जो श्री पार्थ है वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पर कंसंट्रेट कर पाएँ और ये हेल्प भी करेगा उनको क्विक डिसीजंस लेने में। फिर आपको जो नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिस्कस विच मैनेजरियल क्वेश्चंस आर रिलेटेड इन द अबव केस। तो कौन से 2 केस दिए हुए हैं। द फॉलोइंग आर द मैनेजरियल क्वेश्चंस रिलेटेड इन द अबव केस। ए, वर्क ओवरलोड ऑन श्री पार्थ। B, despite of all facilities and good salary, there is no one to look after the work of employees that could lead to decrease in efficiency and quality of work। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, वर्क लोड हुआ है और मतलब एम्प्लॉयज़ को तो सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन उनकी इफ़िशिएंसी कम हो रही है क्योंकि कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, ऐसा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच एडवाइस डू यू गिव टू मेक चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, वाई। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करने में और क्यों। तो श्री पार्थ डू नॉट नीड टू मेक मेजर चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ही कैन अपॉइंट अ सुपरवाइजर टू शेयर द वर्कलोड सो दैट ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स एंड देयर वुड नॉट बी डिले इन डिसीजन मेकिंग। मतलब श्री पार्थ को एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर लेना चाहिए ताकि वो श्री पार्थ और एम्प्लॉयज़ के बीच में मीडिएटर का काम करे, ताकि श्री पार्थ जो है वो इम्पोर्टेंट मैटर्स पर कंसंट्रेट कर सके और डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम ना आए, मतलब लेट डिसीजंस ना हो। तो द अबव सिचुएशन विल लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कर्स एंड दिस कुड also lead to increase in efficiency of the workers since they have someone to keep watch on their work। और सुपरविजन होने का एक और फ़ायदा रहेगा कि वो वर्कर्स पर मतलब निगरानी रख पाएगा, मतलब वो कैसे काम कर रहे हैं वो सब चेक कर पाएगा। तो वर्कर्स और उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा केस स्टडी, ऐसे लिखा जाता है। आप मतलब इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, फुल्ली 6 मार्क्स। आपको जो प्रॉब्लम्स लगती है केस के अंदर आप वो लिख सकते हो, क्योंकि केस स्टडी में मतलब आपका ओपिनियन मांगा जाता है, एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है ये, इसमें आपको आपका ओपिनियन देना है। तो बस केस स्टडी में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ ग्रेट ईयर एहेड। थैंक यू।